चलने लगा है, क्या हो गया? कहाँ से स्नो फॉलिंग हो रही है? अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अच्छा, इस वेरिएंस में ना एक स्टूडेंट ने इस ग्रुप में सवाल पूछा था, तो वो बाकी लोग भी सुन लें, काम का सवाल है। कुछ क्वेश्चंस में ये देखना पड़ा था कि इन्वेंट्री इज़ वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट या इन्वेंट्री इज़ वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट। इसकी पहचान करते फिर रहे थे कि फलाना सेंटेंस लिखा हुआ है, पुराना लिखा हुआ है। एक स्टूडेंट ने पूछा कि सवाल के पहले ही सेंटेंस में लिखा होता है कि फलानी कंपनी फॉलोज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। ये आप जिस मर्जी आप स्टैंडर्ड का सवाल खोल के देखिएगा, अक्सर सवालों में आपको ये शुरू में सेंटेंस लिखा मिलेगा कि फलानी कंपनी फॉलोज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। तो ये लिख तो दिया, तो फिर हम क्यों ढूंढ रहे हैं कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम का मतलब सिर्फ ये है कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड तय। हाँ शाबाश। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम का मतलब है कि बिजनेस ने स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाई हुई है, उसका कोई काम होता है, उसकी वेरिएंस एनालिसिस किया जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये मतलब नहीं है। वो तो वैसे ही जैसे ऐसी एक अजीब सी मिसाल आगे ध्यान में, जैसे कहीं लिखा होगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ कि फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बुक्स, तो ट्रायल बुक्स से ही निकलता है और कहाँ से निकलता है। लेकिन बस वो तो ऐसी एक बात लिखी हुई कि बुक्स, तो वो तो जस्ट एक बात बताई गई है। तो इसी तरह सवाल के शुरू में बस वैसे ही कहा हुआ है कि बिजनेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करता है, इसका मतलब है स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाई जाती है। इस सेंटेंस से ये मतलब नहीं निकल रहा कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट है। ये वैसी बस इस सवाल का इंट्रोडक्शन था, वैसी सलाम दुआ के लिए बात कर दी थी। तो इस सेंटेंस से नहीं ये मतलब निकल जाएगा कि इन्वेंट्री वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट है, इन्वेंट्री वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट है। वो वैसे ही ढूंढना पड़ेगा जैसे आगे सिखाया हुआ है सवालों के अंदर। तो ये एक सवाल था जो मैंने कहा कि बाकियों से भी शेयर कर लो जी। सर स्टैंडर्ड कार्ड में ना जब हम देखते हैं कि फिक्स्ड ओवरहेड्स को इन द फॉर्म ऑफ ओएआर उसने गिवन किया है स्टैंडर्ड कार्ड में, तो तब हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम जी। अगर वो ऐसा ना करे, बाज़ औक़ात वो रफ डाटा के फॉर्म में स्टैंडर्ड कार्ड देता है और उसमें वो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स दे दे बजटेड फॉर्म में ना, तो उसको हम क्या देंगे? नहीं तो फिर सवाल वाला फिर और निशानी बताएगा कि मार्जिनल है, एब्जॉर्प्शन है, फिर बताएगा। यानी फिर चूंकि उसने स्टैंडर्ड कार्ड में फिक्स्ड ओआर लिख दिया होता है, तो वो बताने की जरूरत नहीं समझता कि मैं बताऊं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, वो फिर स्टूडेंट खुद ही पहचानता रहे। लेकिन अगर इस तरह से स्टैंडर्ड कार्ड में फिक्स्ड ओआर नहीं दिया हुआ, फिर तो उसको बताना पड़ेगा। टोटल बजट नहीं, फिर स्टैंडर्ड कार्ड नहीं होगा ना। फिर आप जो कहना चाह रही हो ये होगा कि बजट की इंफॉर्मेशन दी हुई है, उस बजट के अंदर टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स आ रहे हैं। क्या किसी सवाल में है तो सवाल बता के पूछ लीजिएगा, वो सवाल बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा। पिछली क्लास में सवाल किए थे मजीद, और चूंकि 3 दिन बहुत होते हैं भूलने के लिए, तो नासिर अब्बास कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ आपको। अभी तक जो किया उसका एक रिकैप सुन लें। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इन्वेंट्री से रिलेटेड, अच्छा सर की आवाज़ आई थी, पूछना था जी। जो हम क्वेश्चन कर रहे थे इसके अंदर हम ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से निकालते हैं कि एक ऑर्डर क्वांटिटी कितने की हमें कॉस्ट रहेगी। तो सर हम उसमें लिखते हैं जो लोअर प्राइस है वो ज़्यादा फेवरेबल है। लोअर प्राइस लोअर जिसका टोटल फॉर द ईयर खर्चा, हाँ जी सर, लेकिन हम फिर उसमें यूनिट के लिए काउंटर करते हैं कि उसमें यूनिट भी तो कम आ रहे हैं। यूनिट कम क्यों आ रहे हैं? जितना पहला क्वेश्चन हमने किया था 5 नहीं, यूनिट एक वक्त में कम आ रहे हैं, तो आ तो टोटल उतने ही रहे हैं ना पूरे साल में।
अगर ऑर्डर क्वांटिटी की बात करें तो 5,000 यूनिट एक बार में मंगवाते हैं या 8,000 यूनिट मंगवाते हैं, हाँ। तो उसमें अगर टोटल 4.8 मिलियन आता है और 4.9 मिलियन आता है, लेकिन उसमें क्वांटिटी का भी तो फर्क पड़ रहा है ना। एक order क्वांटिटी कैसे? तो हम एक ऑर्डर में तो क्वांटिटी जाहिर है डिफरेंट है, तभी तो डिसीजन हो रहा है। सर वो इन टोटल तो उतने यूनिट्स मंगवा रहे हैं ना। टोटल कितने मंगवा रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी के फर्क की वजह से भी तो कॉस्ट के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो वो जो फर्क पड़ रहा है वही तो फर्क देख के हम बता रहे हैं कि अब ग्रैंड टोटल खर्चा कितना आ रहा है सब पे। ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से पूरे जितने हमने मंगवाने हैं पूरे साल में ऑर्डर, उसका खर्चा बताया हमें, चले मैं आपको पहले रीकैप बता दूंगा फिर पूछेगा जो कमी रहेगी। इन्वेंट्री मैनेज करने में बहुत तरह के डिसीजन इन्वॉल्व हैं। ये भी डिसीजन है कि किससे खरीदना है, किस क्वालिटी का खरीदना है। लेकिन आपसे सीएमए के स्टूडेंट से इस चैप्टर में दो तरह के डिसीजंस रिक्वायर्ड हैं। एक वक्त में कितना खरीदना है और कुछ इन्वेंट्री लेवल से रिलेटेड डिसीजन है। बस ये दो हैं आपके स्कोप में। पहला हिस्सा मैंने कराना शुरू किया था कि एक वक्त में कितना खरीदना है। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम किसी साल की प्लानिंग कर रहे हैं और ये डिसाइड हो चुका कि इस साल में टोटल कितने यूनिट्स बेचने हैं, खरीदने ये डिसाइड हो चुका। अब हम ये फैसला करना चाह रहे हैं कि एक वक्त में कितने यूनिट्स खरीदें। जैसे अगर साल में टोटल 60,000 खरीदने हैं, ये फैसला हो चुका है। ये फैसला होना है कि 6,000 करके खरीदें कि 10,000 करके खरीदें, ये फैसला करना है। जो फैसला हो जाएगा फिर वो हमारा एक अब पॉलिसी बन जाएगी। लेट से आंसर 5,000 निकल आया तो पॉलिसी बन जाएगी कि अब ये जो 60,000 साल में खरीदने हैं ये 5,000 करके खरीदने हैं। ये हम लोग डिसीजन करने लगे हैं। ये ऑर्डर साइज का डिसीजन है। इसके लिए कुछ बातें ये बताई थी कि जब भी डिसीजन मेकिंग होगी, जो कि जनवरी के महीने में होगी, जो भी डिसीजन कर रहे होंगे हम हर दफ़ा सिर्फ वो आइटम्स कंसिडर किया करेंगे जो रेलेवेंट फॉर द डिसीजन है। फिर अगली बात ये बताई थी कि रेलेवेंट इररेलेवेंट को पहचानने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम किस टाइम फ्रेम को सामने रख के काम कर रहे हैं, जो कि इस टॉपिक में हम साल को सामने रख रहे हैं। फिर उसके बाद ये बात की थी कि हम लोग डिसीजन कर रहे होंगे तो हमें मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। ये बंद कर दें, करना है तो है? देख लें यार ये। अच्छा ठीक है, चलें, नहीं करना तो चलता रहे। ठीक है, जैसे आसानी हो चलता रहने दें। तो नहीं क्या बता रहा था। हाँ नहीं वो तो हो गई बात। ज़्यादातर यही होगा कि ऑप्शंस दी होंगी, उन ऑप्शंस में से बेस्ट चूज करना होगा। किस चीज़ की ऑप्शंस दी होंगी? ओके, एक वक्त में हम कितने मंगवाएं, OQ, ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर साइज, उनमें से चूज करना होगा। तरीका यह था कि हर ऑप्शन पे हम टोटल रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और वो ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें हमारा टोटल खर्चा लोएस्ट आ रहा होगा। अच्छा, खर्चा किस चीज़ का? खरीदने का खर्चा नहीं, उससे रिलेटेड सारे खर्चे, खरीदने के, खरीद के लाने के, संभाले रखने के। तो हर ऑप्शन से रिलेटेड हम लोग टोटल खर्चे फॉर द ईयर निकालेंगे, जिनमें सारी चीज़ें टोटल खरीदने की कॉस्ट भी शामिल है, टोटल परचेज कॉस्ट, चीज़ें लेके आने की, 10 दफ़ा लानी हो, 20 दफ़ा लानी हो, 25 दफ़ा लानी हो, जितनी दफ़ा भी लानी हो, टोटल लाने का खर्चा, टोटल ऑर्डर कॉस्ट, और पूरा साल स्टोर में संभाले रखने का खर्चा, टोटल होल्डिंग कॉस्ट। अब ये हर ऑप्शन में अलग अलग ही आंसर आ रहे होंगे। अलग अलग क्यों आ रहे होंगे? क्योंकि अगर ज्यादा मंगवा रहे होंगे तो कम दफा ऑर्डर देंगे, तो उससे टोटल ऑर्डर कॉस्ट फॉर द ईयर कम आ रही होगी। एक दफा में ज्यादा मंगवा रहे होंगे तो ज्यादा स्टोरेज रखनी पड़ेगी, तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट फिर ज्यादा आ रही होगी। तो हमने हर ऑप्शन पे ये सारी कॉस्ट्स फॉर द ईयर कैलकुलेट करनी। इनमें से हम सिर्फ रेलेवेंट आइटम्स ले रहे होंगे। रेलेवेंट आइटम्स पहचानने का तरीका बताया था कि वो आइटम जिसका टोटल फॉर द पीरियड ऑफ डिसीजन देखा जाए
और वो हर ऑप्शन पे सेम हो तो वो इररेलेवेंट है, उसको छोड़ देंगे। और इसकी एक टिप बताई थी ऑर्डर कॉस्ट के लिए, ऑर्डर होल्डिंग के लिए नहीं, ऑर्डर कॉस्ट के लिए बताई थी कि ऑर्डर कॉस्ट अगर पर ऑर्डर दी हुई है तो ये रेलेवेंट ऑर्डर कॉस्ट। कुछ क्वेश्चंस में ये भी आया सामने कि हर ऑप्शन के लिए अलग अलग वर्किंग भी हो रही थी, क्योंकि डिफरेंट क्वांटिटीज पे हो सकता है ऑर्डर कॉस्ट ट्रक डिफरेंट करना पड़े। इसी तरह से ऐसा क्वेश्चन भी किया था जिसमें हर ऑप्शन पे होल्डिंग कॉस्ट डिफरेंट कैलकुलेट हो रही थी, क्योंकि इंटरेस्ट डिफरेंट था। तो हर ऑप्शन पे ये डिफरेंट भी करनी पड़ सकती हैं। फिर किसी सवाल में टोटल परचेज कॉस्ट ली थी, किसी में नहीं ली थी, क्योंकि जिसमें ओक्यूज पे डिपेंड करते हुए परचेज प्राइस चेंज हो रही थी तो उसमें कंसिडर करनी पड़ रही थी। जिसमें नहीं चेंज हो रही थी उसमें इग्नोर भी कर दें तो सही है, शामिल भी कर दें तो कोई मसला नहीं, लेकिन इग्नोर ही कर दें। ये है पिछली क्लास का रिकैप। इस यहाँ तक जो सवाल हैं वो पूछें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जी अब बोलिए सर। जिसका एक ऑर्डर में हम 6000 यूनिट का मंगवा रहे हैं, उसकी टोटल कॉस्ट में पड़ गया 1. किस चीज़ की कॉस्ट पड़ रही है? टोटल कॉस्ट आप क्या कह के, हाँ तो आप सिर्फ ऑर्डर कॉस्ट ना देखें, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी कौन सी कॉस्ट? सारी कॉस्ट, परचेज, होल्डिंग ऑर्डर सब। अच्छा चलें ठीक है, वो हमें पड़ रही है 1,70,000। ठीक है। अगर हम 15,000 यूनिट मंगवाते हैं वो हमें पड़ रही है 2,70,000। तो उसके अंदर फिर क्वांटिटी भी तो ज़्यादा आ रही है। साल की कॉस्ट नहीं है कि एक महीने की कॉस्ट है, 10 दिन की कॉस्ट है? हाँ, हम एक कॉस्ट कितने अरसे की निकाल रहे हैं? कॉस्ट कितने अरसे की निकाल रहे हैं? पूरे साल की। हर ऑप्शन में पूरे साल में टोटल कितने यूनिट्स मंगवा रहे हैं? तो हर ऑप्शन में सेम मंगवा रहे हैं ना, तो फिर आप ये जो कह रहे हैं कि उस एक में यूनिट्स कम मंगवा रहे हैं, ये कैसे? यूनिट्स तो सेम मंगवा रहे हैं। सर उसमें लिखा होता है कि ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है कि एक वक्त में कितने। अगर आपको लग रहा है कि एक वक्त में यूनिट्स कम मंगवा रहे हैं तो इसमें एतराज क्या है? सर उसकी कम मंगवाएंगे तो इसकी वजह से कॉस्ट कम पड़ेगी, अगर ज़्यादा मंगवाएंगे तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। सारे क्वेश्चन में ऐसा हुआ है। चलें आज ये धोखा दूर हो जाएगा जी। नहीं, बिल्कुल भी अंडरस्टूड नहीं है। फिर ये फायदा क्या हमें सारा पढ़ने का? नहीं, कोई कंडीशन नहीं है इसमें, कुछ अंडरस्टूड नहीं है। अभी आज सवाल कराने थे ना, फिर देखते हैं उसमें कि कम यूनिट्स पे कम आ रहा है। नहीं ना भाई, प्राइस सेम के बावजूद भी जरूरी नहीं, फिर तो हम कहते हैं एक एक यूनिट करके मंगवा लें। अगर ऐसी बात होती तो फिर टॉपिक ही क्यों था, फिर एक एक यूनिट मंगवा लेते। और यहां तक कोई और सवाल? जी वो ओपन रहेगा नहीं, करवा तो मैं दूं लेकिन रहेगा नहीं। यार ये दरवाजा खोलना जरा, वो फिर ना नहीं, शोर तो खैर क्या आएगा, बाहर कौन सी ट्रैफिक गुजर रही है। नहीं हेलमेट तो ना रखिए हैं। देखिए ईंट अगर रख दें तो नहीं, बाहर से ईंट रख दीजिए ना अगर। बताएं जी, और पूछे, कुछ पूछना है तो चलें ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी हेडिंग ना डाल लेना कि आपको लगे, बड़ी हेडिंग डालते ना लगता है कोई नया टॉपिक शुरू हुआ है। मैं उसी डिसीजन मेकिंग में ही हूँ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसको प्यार से कहते हैं EOQ।
EOQ. हम लोग डिसीजंस कर रहे हैं ऑर्डर क्वांटिटी के हवाले से, वही पढ़ रहे हैं अभी, उसी टॉपिक में ही हूं मैं। अभी तक क्या पैटर्न है सवालों का? अभी तक हम ये कर रहे हैं कि मुख्तलिफ ऑप्शंस में से चूज कर रहे हैं। किस बात की ऑप्शंस? क्या डिसाइड करने लगे हैं कि जो पूरे साल में खरीदने हैं, एक वक्त में कितने कितने खरीदें। अभी तक तरीका क्या किया है कि ऑप्शंस को कंपेयर किया। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसका कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर में नजर आएगा सामने। पहले सिर्फ इसकी कैलकुलेशन देख लें। है कोई चीज EOQ? कोई चीज है? इसका कॉन्सेप्ट अभी एक सवाल के साथ बताता हूं, अभी सिर्फ कैलकुलेशन देख लें। 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर और स्केल। हाँ तो ऐसे ही होता है, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। हाँ जी, ये मिक्स और यील्ड और एक और सी है फाइनल का सवाल। नहीं, मैंने उसमें चेंजेस करके ना उसको आसान कर दिया है। और उसके अलावा एक रिवर्स वाला। नोटेड? सवाल लिखे। एनुअल डिमांड, क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। एनुअल डिमांड 43,200 यूनिट्स, 43200 यूनिट्स। एनुअल डिमांड बताई है 43200। ऑर्डर कॉस्ट 2,000 रुपए पर ऑर्डर, 2000 पर ऑर्डर। होल्डिंग कॉस्ट 10 रुपए पर यूनिट पर मंथ। EOQ कैलकुलेट कर दीजिए। गलत है। ये क्या आ गया नीचे?
हाँ जी 1200 ठीक जी 1200 यूनिट्स 1200 यूनिट्स के रुपए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और लिखें सवाल। पहले का आंसर 1200 है। 2 इंटू 43,200 इंटू 2000 डिवाइडेड बाई 120 क्योंकि 10 रुपए पर यूनिट पर मंथ बताया था मैंने। अगला सवाल एनुअल डिमांड 108,000 108,000 जी 1,08,000। ऑर्डर कॉस्ट 5,000 पर ऑर्डर 5,000 पर ऑर्डर। होल्डिंग कॉस्ट 120 रुपए 120 पर यूनिट पर ईयर। रिक्वायर्ड है, अभी मैंने रिक्वायरमेंट नहीं बताई, रिक्वायर्ड है रिक्वायर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following order quantity is more economical? A 2000 A है 2000 यूनिट्स, B है EOQ, पार्ट बी है EOQ जो आप फाइंड करेंगे, और पार्ट सी है 6000 यूनिट्स। हाँ जी, अब ये जो पिछली क्लास तक कर रहे थे, अब ये 3 ऑप्शंस बन गई। तो इसी तरह वो तीनों ऑप्शंस के ऊपर जो पिछली क्लास में कर रहे थे, परचेज कॉस्ट तो बताई नहीं, तो पीछे ऑर्डर कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट ही रह गई ना। तो अब ऑप्शंस हैं जिनको हम कंपेयर करके बताने लगे इन तीनों में से कौन सी बेहतर है। जैसे पिछली क्लास में कर रहे थे वैसे ही काम है, ये करिए। कौन सा? जैसे पिछली क्लास में कर रहे थे, अब हमें काम 3 ऑप्शंस के लिए करना है। एक 2000 है, एक जो EOQ आप निकालेंगे, और एक 6000 है। इन तीनों के ऊपर टोटल ऑर्डर कॉस्ट, टोटल होल्डिंग कॉस्ट निकालनी है। तीन ऑप्शंस पे करना ना बेटा। कितना निकला EOQ? हाँ, तो अब ये सवाल है, ये इनमें से बताना है कौन सा बेहतर है, जैसे पिछली क्लास में कर रहे थे। क्या जी? कर लें बाकी भी कर लें।
देखिए, इस फार्मूले को इस शक्ल में लिखने का मकसद था कि बार बार फार्मूला ना लिखना पड़े। हम पेपर मार्कर को बता रहे हैं कि हम 2000 रखेंगे तो जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख देंगे, 3000 रखेंगे जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख देंगे, 6000 रखेंगे जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख देंगे। टोटल 1 तो इनमें से कौन से बेहतर है? अब आप EOQ के नाम पे गौर करिए। पहले तो इन फिगर्स में बताइए, कोई फिगर कैलकुलेट करने में कोई मुश्किल परेशानी, कोई एतराज, कोई तकलीफ, कोई बुरा लगा हो किसी को, कोई दर्द महसूस हुई हो, कोई है? तबीयत तो ठीक नहीं है यार, लेकिन वो पढ़ाना नहीं ठीक है पढ़ाना है, कोर्स खत्म करना है। अब क्या जी? नहीं, आप नहीं रहने दे रहा ना। अच्छा, चले शायद किसी को मोटिवेशन ही हो जाए। एहसान नहीं जता रहा, वैसे आपको बता रहा हूँ, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, मैं मुसलसल पेन में हूँ 2-3 दिन से, और आज भी मैं घर से लड़के आया हूँ कि नहीं छुट्टी नहीं करनी, मैंने पढ़ाना है। तो बात यह है कि मुझे तो बहुत फिक्र है आपके कोर्स की। आपको
भी होनी चाहिए, कम से कम है। आप अगर इस कोशिश में, बड़ी सीरियस बात कर रहा हूँ, अगर आप इस कोशिश को सिर्फ क्लास में आके बैठना समझते हैं, नहीं, ये काफ़ी नहीं है, घर जाके पढ़ना भी, क्लास वर्क होमवर्क सारा उसी नियत से करना है, क्योंकि आपने अगर जनवरी का महीना अच्छा गुजार लिया ना, तो फरवरी में आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा ज़्यादा होगा। तो इसलिए अभी भी फिक्र शर्म कर लें और अच्छी इंसानों की तरह पढ़ लें। क्या जी? ये 3000 के लिए 360 का उससे डबल जी 3000 यूनिट आ रहे हैं 360,000 और उससे डबल यूनिट आएंगे 4,000। नहीं, तो इसमें फर्क आपको क्या इसमें लग रहा है कि ये ज्यादा आ रहे हैं? मतलब मैं आपका पॉइंट नहीं समझ रहा। आप कह रहे हैं यूनिट्स भी तो ज्यादा आ रहे हैं ना, खर्चा हो रहा है, तो इसकी बेस पे ये बेहतर हुआ, ये बेहतर हुआ, क्या मतलब है? यूनिट ज्यादा आ रहे हैं तो यूनिट ज्यादा में फायदे वाली क्या बात है? यूनिट ज्यादा तो मतलब अगर 3000 ये एक ऑर्डर की कॉस्ट आ रही है। ये एक ऑर्डर की कॉस्ट नहीं है, ये तो अगर OQ इतनी रखी तो फिर साल में 1,08,000 यूनिट्स मंगवाना, टोटल कितना खर्चा आएगा इस सारे से रिलेटेड? ये एक ऑर्डर की कॉस्ट नहीं लिखी हुई है सामने। अगर एक वक्त में इतने मंगवाएं और पूरे साल में टोटल 108 मंगवाएं, तो टोटल खर्चा इतना बनता है। एक वक्त में इतने मंगवाएं लेकिन साल में टोटल 108 मंगवाएं, तो टोटल खर्चा इतना आता है। ये एक ऑर्डर की कॉस्ट नहीं है, ये टोटल फॉर द ईयर है। 108,000 यूनिट्स पूरे साल में मंगवाना, लेकिन एक वक्त में इतने, तो इस कार्रवाई से रिलेटेड टोटल खर्चा ऑर्डर रखना सब मिला के वो ये है। अगर मैं यहां टोटल परचेज कॉस्ट की भी लाइन डाल देता तो फिर वाकई ग्रैंड खर्चा हो जाता। ये सारे खर्चे किन यूनिट्स की बात हो रही है? टोटल 108,000, बस मंगवाने इतने इतने करके। तभी तो देखिए ये जो इस वक्त ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन क्या चीज है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। 1,08,000 यूनिट्स ही अगर 6,000 करके मंगवाएंगे तो साल में इतनी दफा मंगवाने पड़ेंगे, इनटू 50,000, तो ये 1,08,000 यूनिट्स मंगवाने ही की टोटल ऑर्डर कॉस्ट 3,90,000 है। ये एक वक्त की, एक ऑर्डर की कॉस्ट 90,000 नहीं है। 1,08,000 यूनिट्स पूरे साल में मंगवाना इतने इतने करके, टोटल फॉर द ईयर ऑर्डर कॉस्ट इतनी है। ये कितने यूनिट्स मंगवाने की ऑर्डर कॉस्ट है? 1,08,000 की ही है। ये कितने यूनिट्स की है? ये भी 1,08,000 यूनिट्स की है। देखें, अगर 4 फैमिली मेंबर्स हैं, 4 फैमिली मेंबर्स, और उन 4 फैमिली मेंबर्स ने किसी एक जगह पहुंचना है, अब वही 4 इकट्ठे एक ही गाड़ी में पहुंचे या वही 4 एक एक करके अलग गाड़ियों में पहुंचे, तो टोटल खर्चा फर्क हो जाएगा ना। लेकिन वो टोटल खर्चा होगा उन्हीं 4 लोगों के पहुंचने का। तो यहां पर भी हम बात कर रहे हैं कि टोटल 1,08,000 यूनिट्स जो हमने पूरे साल में मंगवाने हैं, उनमें कितना टोटल खर्चा होगा। इतना इतना एक दफा में करके मंगवाएंगे तो ग्रैंड टोटल खर्चा इतना है, इतना इतना एक दफा मंगवाएंगे तो ग्रैंड टोटल इतना है। तो ये 6,000 का खर्चा नहीं है, ये टोटल 1,08,000 से रिलेटेड टोटल खर्चा। अब ठीक है, तो इस सवाल से सामने ये समझ आ रही है कि EOQ ही बेस्ट है। नहीं, अच्छा, अब EOQ से पहले पहले हम कैसे फैसला कर रहे थे? ऑप्शंस कंपेयर कर रहे थे। EOQ बुजुर्गों का बनाया हुआ एक फार्मूला है, और अगर आप नॉलेज के लिए वजह जानना चाहेंगे तो डिराइव भी कर दूंगा। बुजुर्गों का बनाया हुआ एक फार्मूला है कि अगर कुछ इफ्स पूरे हुए, अगर 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 ये हुआ, तो इस फार्मूले का आंसर ही बेस्ट है, इस पे टाइम जाया करने की जरूरत नहीं। कुछ अगर पूरे हो रहे हुए तो फिर इस assumptions,
तो फिर इस फार्मूले का आंसर डायरेक्टली हमें बेस्ट ओ क्यू पता चल जाएगा, फिर इस पे टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आप इसी टेबल में कुछ 4-5 ऑप्शंस और भी डाल लें अगर, फिर भी यही बेस्ट आना है। लेकिन अगर वो अजम्पशंस पूरी ना हो रही हुई तो फिर इस फार्मूले का आंसर बिला मुकाबला बेस्ट नहीं है, फिर मुकाबला करा के चेक करना पड़ेगा। EOQ का आंसर बिला मुकाबला बेस्ट होगा अगर वो अजम्पशंस मौजूद हो तो, जो लिखाऊंगा अजम्पशंस। लेकिन अगर वो अजम्पशंस नहीं है, वो सर्कमस्टांसेस नहीं है, तो EOQ का आंसर बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी नहीं लाजमी, मुकाबला कराना पड़ेगा। हो सकता है बेस्ट हो सकता है ना हो। हाँ, तो हमें यूनिट्स ही चाहिए, और क्या चाहिए। नहीं, ये सारा टेबल हम क्यों बना रहे हैं, क्या फैसला कर रहे हैं इसको बना के, तो उससे क्या होगा, क्या डिसाइड करेंगे। हाँ, तो यूनिट्स ही डिसाइड करने हैं ना। ये डायरेक्ट आ गया, इसका आंसर 3000 यूनिट्स आ गया। हमने कॉस्ट कंपेयर करके डिसाइड क्या किया है यहाँ कि कितने एक वक्त में मंगवाना बेहतर है। तो इस टेबल के बनाए बगैर अगर ये फार्मूले में वैल्यूज पुट करें तो क्या आंसर आएगा, 3000। तो हम वो फार्मूला ही कह देंगे 3000 यूनिट्स बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी। ये कॉन्सेप्ट है EOQ का कि अगर कुछ अजम्पशंस प्रिवेल कर रही हो तो फिर इस मेहनत की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला लगा के जो आंसर आएगा कंपनी उसी को अपनी पॉलिसी बना ले। लेकिन अगर वो अजम्पशंस पूरी नहीं हो रही तो फिर कंपैरिजन करना पड़ता है, फिर ऑप्शंस में से ही चूज करना पड़ता है। उन ऑप्शंस में एक ऑप्शन EOQ भी होगी, बाकी भी हो सकती हैं, लेकिन फिर ऑप्शंस में से ही चूज करना पड़ेगा। अच्छा, एग्जाम में स्टूडेंट्स ने क्या करना है, वो एग्जाम क्वेश्चंस में आऊंगा तो उसके हवाले से मजीद नसीहतें हैं। अभी आप बस कॉन्सेप्ट समझिए कि EOQ होता क्या है। तो EOQ मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी है। अच्छा, इकोनॉमिकल का क्या मतलब है, सस्ता। फॉलोइंग अजम्पशंस के तहत ये बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी है। अब वो फॉलोइंग अजम्पशंस लिखवा रहा हूँ, लिख लें। ये 2-3 नंबर का सवाल भी पूछा जा सकता है कि EOQ की अजम्पशंस बता दें, या अगर EOQ की लिमिटेशंस भी कह देते तो भी यही मुराद है इससे। EOQ की लिमिटेशन है कि ये इन हालात में बस बेस्ट है। यहां तक पहुंचे, लिखें assumption नंबर 1, डिमांड इज सर्टेन
डिमांड इज सर्टेन एंड कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। डिमांड इज सर्टेन एंड कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। इस बात का मतलब ये है कि एक तो हमें साल के शुरू में पता है कि हमने कितने यूनिट्स खरीदने हैं, उसके अलावा अगर साल में है, इसके अलावा अगर साल में 3,60,000 यूनिट्स चाहिए तो उसका मतलब है हर रोज 1000 की जरूरत है। ये मतलब है कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर, यानी कोई सीजनल एलिमेंट नहीं है। कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर का मतलब है कि कोई सीजनल एलिमेंट नहीं है। अगर साल में हमें 3,60,000 की डिमांड है, मतलब रोज 1000 यूनिट चाहिए होते हैं, इवनली वाली बात। ये मतलब है कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर का। हमें डिमांड है ना, हमने खरीदने हैं, हमने हर रोज अच्छा हमने खरीदने क्यों है? क्योंकि हमें चाहिए होता है। अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो कस्टमर्स को बेचने होते हैं, इसलिए चाहिए होता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो हमने प्रोडक्शन करनी होती है, इसलिए रोज 1000 किलो मटेरियल चाहिए होता है। नहीं, ये जो हम ये जितनी यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना इस चैप्टर में, ओ क्यू, ई ओ क्यू, ये सब उस नॉर्मल बिजनेस के लिए हैं जहां पर ये बातें हो रही हैं कि हर रोज बराबर। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि हर रोज बराबर खरीद रहे होंगे, नहीं, ये नहीं कहा। हर रोज बराबर इस्तेमाल करना होगा। ट्रेडिंग बिजनेस है तो हर रोज बराबर बेचना होगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो हम क्या खरीदते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो हर रोज बराबर रॉ मटेरियल इस्तेमाल करना होगा। ये मतलब है कि हर दिन बराबर डिमांड है। खरीदना कितना है वो तो हम फैसला कर रहे हैं। पहली अजम्पशन का मतलब है कि डिमांड एक तो हमें पता है पूरे साल की कितनी है, और दूसरा हर रोज सेम रहनी है। ये मतलब है कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर का। दूसरी अजम्पशन, ये दूसरी अजम्पशन का हम फार्मूले में कोई इस्तेमाल नहीं करने लगे, इसलिए इस अंग्रेजी को देख के परेशान नहीं हो जाना कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया, नहीं कर रहे इसका इस्तेमाल। अजम्पशन है बहरहाल, ऑर्डर लीड टाइम। ऑर्डर लीड टाइम, लीड जैसे लीड करना होता है ना, लीडर, लीड करना, तो ऑर्डर लीड टाइम है। अंग्रेजी तो लिख ले भाई। ऑर्डर लीड टाइम is certain and constant, यानी पता है कितना है और इतना ही रहना। अच्छा, ऑर्डर लीड टाइम होता क्या है? ऑर्डर लीड टाइम कहते हैं, ये इस चैप्टर के ना दूसरे हिस्से में होना है बहुत ज्यादा इस्तेमाल। ऑर्डर लीड टाइम कहते हैं ऑर्डर प्लेस करने से चीजें पहुंचने तक जो टाइम लगना है, उसको ऑर्डर लीड टाइम कहते हैं। ये इस चैप्टर के दूसरे हिस्से में बहुत इस्तेमाल होना है। ऑर्डर, हमने चीजें खरीदनी है तो उसके लिए सप्लायर को ऑर्डर देना पड़ेगा। अगर पहली तारीख को ऑर्डर दिया और चीजें 10 तारीख तक हमारे पास होंगी तो ऑर्डर लीड टाइम कितना हुआ? 10 दिन। ये होता है ऑर्डर लीड टाइम। ऑर्डर प्लेस करने से चीजें हमें रिसीव होने तक जितना टाइम लगता है उसको ऑर्डर लीड टाइम कहते हैं। दूसरी अजम्पशन मैंने बताई है कि ऑर्डर लीड टाइम कांस्टेंट है। तीसरी अजम्पशन, अच्छा तीसरी अजम्पशन मैं तो एक जनरल सेंटेंस लिखा रहा हूं, इसको 3 अलग अलग पॉइंट्स में भी लिखा जा सकता है। मैं एक जनरल सेंटेंस बता रहा हूं, प्राइसेस विल रिमेन कांस्टेंट। तीसरी अजम्पशन है सबकी, यानी सारे खर्चों की, प्राइसेस विल रिमेन कांस्टेंट। पहले पॉइंट में जो डिमांड है वो परचेज की तो नहीं ना? परचेज की है। हाँ, तो किसी में की कोई तुम ये नहीं करते तुम कितने परचेज करेंगे? नहीं नहीं, देखें डिमांड हमें चाहिए, अब वो उसी वक्त खरीदें या लाके स्टोर में रखे वहां से लें, ये मतलब है डिमांड पर डे कांस्टेंट है। हर दिन देखें स्टोर में चीजें लाके रख ली, स्टोर से निकालेंगे कब? जब चाहिए होंगी। हर रोज बराबर चाहिए, ये पहली अजम्पशन का मतलब है। अब हम वो पूरे साल की एक ही वक्त में लाके स्टोर में रख लें
या थोड़ी थोड़ी करके लाएं, चाहे रोज ला रहे हो। स्टोर से निकालनी तब है जब चाहिए होंगी, तो हर रोज बराबर चाहिए, ये पहली अजम्पशन का मतलब है। क्या वो हम जो पूरे साल में मंगवाएंगे वो उसके हिसाब से ही मंगवाते हैं, यानी अगर ज़ाया भी होनी होती हैं ज़्यादा ज़ाया हो गई तो अभी तो साल गुजरा ही नहीं ना, हम अभी तो प्लानिंग स्टेज पे हैं, हम तो अभी सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं कि कितना खरीदें। इस चैप्टर के पहले हिस्से में हम अभी प्लानिंग स्टेज पे हैं, अभी साल गुजरा नहीं है। सर ये स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर जो हमें क्वांटिटी चाहिए होती है वो सेम रहनी चाहिए? नहीं, हमें रोज अगर रॉ मटेरियल की बात हो रही है तो रोज फैक्ट्री में हमें रॉ मटेरियल स्टोर से रोज उतना ही हमने मटेरियल निकालना होता है। ये ऐसे बताएगा इस तरह के हम लोग है, अंडरस्टूड है, इस चैप्टर के सवाल में अंडरस्टूड है कि हर रोज बराबर यूनिट्स चाहिए होते हैं। अच्छा चले ऐसा करें कि आप ना ये पॉइंट्स लिख लें, इन पे ज्यादा टेंशन ना लें, इन पॉइंट्स के ऊपर, ये को करने वाले पॉइंट्स हैं ही नहीं, आपने सवाल में इन पे फोकस ही नहीं करना है। ये सिर्फ अंग्रेजी इसलिए लिखवा रहा हूं कि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए 2-3 नंबर का सवाल के ईओक्यू की अजम्पशंस क्या हैं, ये सिर्फ उस नियत से कर लें, इन पे ज्यादा रिसर्च ना करें। हाँ जी, तीसरी अजम्पशन मैंने लिखवाई है कि ऑल प्राइसेस विल रिमेन कांस्टेंट, इसमें ये तीनों चीजें कवर हो गई, यानी पर यूनिट परचेज प्राइस भी पूरे साल में उतनी ही रहनी है, जो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर है वो भी उतनी ही रहनी है, जो ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर है वो भी उतनी रहनी है। ये मुराद है इस तीसरी अजम्पशन से। क्या जी, अजम्पशन होती है, ये अजम्पशंस हैं। इन अजम्पशंस का मकसद दोबारा सुन लीजिए, जिन बड़ों बूढ़ों ने भी ये फार्मूला बनाया, देखें जैसे कोई टीचर आपको किसी कैलकुलेशन का एक फॉर्मेट बना दे कि भाई ये फॉर्मेट है, इससे आंसर हो जाएगा, तो वो एक नॉर्मल हालात का फॉर्मेट होता है। अगर सवाल में कोई बहुत ही अजीब तरह की एडजस्टमेंट आ गई तो उसको फिर अलग से स्टूडेंट को एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसी तरह से जो बूढ़ों ने ये फार्मूला बनाया होगा, जो अकाउंट, देखिए मैं बार बार जो बुजुर्गों की बात करता हूँ उसमें स्टैंडर्ड कोई नहीं, ये बड़ों की प्रैक्टिस ही चल रही है। तो जिन्होंने ये फार्मूला बना के ईओक्यू का कॉन्सेप्ट दिया होगा, उन्होंने कहा था कि ये बेस्ट है, लेकिन अगर ये हालात हो तो ये बेस्ट है, अगर ये हालात ना हुए तो बस खुद ही कर लेना डिसाइड, फिर कर लेना फैसला। इस फार्मूले को बनाने का मकसद ये था कि हमें क्विकली एक कैलकुलेशन से पता चल जाए कि कौन सा बेस्ट है, वरना अगर कंपैरिजन करना पड़ा तो फिर तो वो ऑप्शंस कैसे पता चलेंगे। अगर ये ईओक्यू का कॉन्सेप्ट ना लाते बड़े लोग तो फिर कैसे फैसला करते, किन को कंपेयर करते? नहीं, यूनिट्स को करते हैं, जबरदस्त बंदों को तो ना करते, मुख्तलिफ ऑप्शंस लेते हैं ना, तो वो ऑप्शन 2, 3, 6 क्यों है, 2.5, 4.5, 10 क्यों नहीं है? हाँ, ये ना उन बड़े बूढ़ों ने सारी कैलकुलेशंस कर ली थी, उसके बाद यहां तक पहुंचे थे। तो आने वाली नस्लों को उन्होंने कहा कि हमने ना तुम्हें एक फार्मूला बना दिया है ताकि तुम्हारा टाइम ज़ाया ना हो, तो यही फार्मूला सही आंसर दे देगा। लेकिन अगर ये अजम्पशंस पूरी हुई तो फिर ये बेस्ट है, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन भी ये जो ऑप्शन सामने लिखते होंगे ये भी कोई पर्चियां डाल के नहीं करते होंगे, कोई ना कोई साइंस होती होगी, कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज को सामने रख के करते होंगे। स्टूडेंट के लिए ऑप्शंस गिवन होती हैं, उसने उन ऑप्शन में से चूज करना होता है। असल में वो ऑप्शंस कैसे बनी होती है, कोई ना कोई होती होगी साइंस, कुछ ना कुछ फैक्टर्स को सामने रख के बनाई गई होती होंगी। तो अभी सारी डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि अगर ईओक्यू डिसाइड करना है, नहीं ईओक्यू नहीं सॉरी, ऑर्डर क्वांटिटी डिसाइड करनी है, तो ईओक्यू का फार्मूला लगाएं, जो आंसर निकले यही बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी है। लेकिन अगर वो अजम्पशंस पूरी हो रही हो तो ये बेस्ट है, अगर नहीं तो फिर मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज को कंपेयर करके ही फैसला होगा। ये अभी तक का कंक्लूजन ये है जो मैंने पढ़ा है। इसी सवाल को एक चेंज करके दोबारा सॉल्व करते हैं। अब आप लिखिए सेम डाटा एज इन प्रीवियस क्वेश्चन एक्सेप्ट
यही जो भी सवाल किया था, ये जो सामने सॉल्व है, इसी को दोबारा सॉल्व करते हैं एक चेंज करके, और वो चेंज ये है कि कंपनी मेंटेन्स अ सेफ्टी स्टॉक ऑफ 500 यूनिट्स। कंपनी मेंटेन्स अ सेफ्टी स्टॉक ऑफ 500 यूनिट्स। बाकी रिक्वायरमेंट वगैरह सब सेम है। कंपनी मेंटेन्स अ सेफ्टी स्टॉक ऑफ 500 यूनिट्स, 500 यूनिट्स। इसका आंसर चेंज हो जाएगा। इसमें तो कोई सेफ्टी स्टॉक है ही नहीं, तो यानी अब भी हैं यही 3 ऑप्शंस। अब करिए कैलकुलेट, देखिए कहाँ क्या फर्क पड़ेगा। करें ना, देखें और करें। अब ये सवाल दोबारा सॉल्व करें ना भाई। अब देखिए आप कहाँ क्या फर्क पड़ेगा। है सेम क्यों? आइए करते हैं ना बात इस पे, सवाल तो करो। हाँ जी, अच्छा वो फिगर्स मुझे चाहिए सामने, तो मैं ये भी लिख ही रहने देता हूँ। ये सेम रहेगी, ये कितनी 1। अच्छा ये इसलिए 180 हो जाएगी क्योंकि अब 120 इंटू एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री होती है OQ/2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो जिन अक्लमंद लोगों ने
120 को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो आंसर आया उसमें 500 ऐड किया, तो मैं आपको बताता हूं कि इससे उन्होंने किया क्या। 120 रुपए पर यूनिट, चले पर ईयर को अगर रहने दें, पर यूनिट इनटू OQ क्या है, चलें 2000 डिवाइड बाई 2, 1000 क्या यूनिट्स। पहले उन्होंने किया इसको सॉल्व, इसका आंसर आया रुपीज 1,00,000, और फिर उनके जीनियस देखें कि उन्होंने इसमें 500 यूनिट्स ऐड भी करके दिखा दिए। चूंकि अच्छा, जिन लोगों ने इतनी साइंस नहीं लगाई, उन्होंने कैलकुलेटर के ऊपर ब्रैकेट डाले बगैर ये सोचा कि कैलकुलेटर को पता ही होगा मैं क्या करना चाह रहा हूं। उन्होंने 120 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 2 लिखा और प्लस करके 500 लेके इक्वल दबा दिया। तो कैलकुलेटर को इस बात का पता है कि पहले ये सॉल्व करते फिर प्लस करते। अगर आपने कैलकुलेटर पे ये लिखना था तो ब्रैकेट लगानी थी। ब्रैकेट लगाएंगे तो आंसर सही आएगा। फोर हाँ जी, अभी भी अच्छा, ये मैंने क्या किया ये समझ लें। है जी, हाँ, assumptions बस वो 3 थी, assumptions बस खत्म इतनी थी। अच्छा, अब इधर सुने, एक ग्राफ सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं। हाँ, इसके बाद इसकी एक कंक्लूजन बताऊंगा, वो जरूर लिखिएगा। ग्राफ लिखना हो मर्जी आपकी, ना लिखना हो ना सही। उसके बाद जो कंक्लूजन बताऊंगा वो ज़रूर लिखिएगा, और वो सवालों में रिवर्स कैलकुलेशंस में काम आएगी बात। अगर मुख्तलिफ OQ ट्राई करते जाएं, एक्स एक्सिस पे OQ, वाई एक्सिस पे कॉस्ट, अगर मुख्तलिफ OQs ट्राई करें तो जैसे जैसे OQ बढ़ता जाएगा टोटल ऑर्डर कॉस्ट, क्यों? क्योंकि एक वक्त में ज्यादा मंगवाएंगे तो कम दफा मंगवाएंगे, तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट कम होती जाएगी। OQ बढ़ाते जाएंगे तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट, क्योंकि ज्यादा मंगवाएंगे तो स्टोर में एक वक्त में ज्यादा रखने पड़ेंगे। नहीं, आप आना जाना उतना ही, मैं होल्डिंग की बात कर रहा हूं। आप होल्डिंग कॉस्ट की बात करेंगे, ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर तो सेम है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट भी सेम है। हम तो टोटल्स की बात कर रहे हैं। ये तो 5,000 पर ऑर्डर ही है। ये चेंज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये क्या चीज है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। थोड़ा करके मंगवाएंगे तो ज्यादा दफा मंगवाना पड़ेगा। हर बार पर ऑर्डर 5,000 रुपए ही है, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा होने की वजह से
OQ बढ़ाते जाते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होने की वजह से टोटल ऑर्डर कॉस्ट कम होती जा रही है। होल्डिंग कॉस्ट 120 रुपए ही है पर यूनिट, लेकिन टोटल चेंज हो रही है। ये जो इनका इक्विलिब्रियम है, ये है EOQ। क्योंकि मकसद बैलेंस करना है दो अपोजिट ट्रेंड वाली कॉस्ट्स में। क्योंकि OQ बढ़ाते हैं तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती है, टोटल ऑर्डर कॉस्ट कम होती है। लेकिन अगर OQ कम करते हैं तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट बेशक कम हो जाती है, लेकिन ऑर्डर कॉस्ट बढ़ जाती है। तो हमने इनको बैलेंस करना है। तो ये सिंपल इक्विलिब्रियम वाला ही कॉन्सेप्ट है। तो ये जिस OQ के ऊपर दोनों बराबर हो रही हैं वो EOQ होता है। ये तभी आप देखिएगा तो दोनों बराबर है। अब इसमें कंक्लूजन ये लिख लें, अगर ग्राफ रिकॉर्ड नोट करना है तो कर लें, बेशक कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कर लें नोट इसको। फिर इसका कंक्लूजन बताता हूँ जो सवालों में भी काम आएगा, रिवर्स कैलकुलेशंस वाले सवालों में काम आएगा। हैं जी? हाँ जी, अजम्पशंस वही थी, बस सारे लोग सुनते नहीं, एक दफा सबसे बात कर रहा हूँ। सारे के सारे सारियां भी सारे जो अजम्पशंस मैंने लिखवाई हैं बस इतनी ही थी, फुल स्टॉप, खत्म हो गए अजम्पशंस, बस 3 पॉइंट थे। ये नोटेड? तो फिर आप ये कंक्लूजन ये लिखें, ये कीमती बात है बहुत, कि अगर बिजनेस EOQ फॉलो करता होगा तो उसकी टोटल ऑर्डर कॉस्ट फॉर द ईयर और टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर इक्वल आएगी। दोबारा अंग्रेजी लिख लें, बल्कि और उर्दू लिख लें भाई, इंग्लिश लिख लें। अगर कोई बिजनेस EOQ फॉलो करता हो, EOQ फॉलो करने से क्या मुराद है? जो EOQ का आंसर निकला है उसी को OQ बना ले, तो फिर उसकी टोटल ऑर्डर कॉस्ट फॉर द ईयर और टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर इक्वल होगी। ओनली इफ टोटल ऑर्डर कॉस्ट फॉर द ईयर और टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर बराबर होगी, ओनली इफ देयर इज नो सेफ्टी स्टॉक। ओनली इफ देयर इज नो सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक ना हो तब ये दोनों बराबर है। अगर सेफ्टी स्टॉक है तो फिर टोटल ऑर्डर कॉस्ट और टोटल होल्डिंग कॉस्ट में फर्क आ गया। क्यों फर्क आ गया? क्योंकि अब सेफ्टी स्टॉक के ऊपर भी 120 रुपए मल्टीप्लाई हो रहा है। सेफ्टी स्टॉक ना होगा तो ये दोनों बराबर होंगे। ये वो सवाल जिनमें कोई रिवर्स कैलकुलेशन हुई ना, तो उसमें ये काम आएगा असूल। अगर एक बिजनेस EOQ फॉलो करता है तो उसकी टोटल ऑर्डर कॉस्ट फॉर द ईयर टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर के बराबर होगी, लेकिन सिर्फ तब अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो। अब एक सवाल, आप 5 मिनट का सवाल है, मुश्किल से अगर इंसान बन के करें तो। स्प्रिंग 2014 पे आइए, स्प्रिंग 2014। स्प्रिंग 14 क्वेश्चन नंबर 1। स्प्रिंग 14 क्वेश्चन 1 पार्ट बी आप लोग अभी कर रहे हैं सॉल्व। अच्छा, फिलहाल ये जो ब्रैकेट में लिखा ना अप टू 400, इस बात को इग्नोर कर देना, उसके इग्नोर करके सवाल करिए। ब्रैकेट में लिखा हुआ है अप टू 400 यूनिट्स पर ट्रिप, इस ब्रैकेट वाली लाइन को इग्नोर करके सवाल करें।
एनुअल डिमांड क्या होती है? जो हमने पूरे साल में खरीदने होते हैं, खरीदने, जो पूरे साल में परचेज करने होते हैं। चले करिए, पार्ट बी करिए। 9 नंबर है, लेकिन ये 5 मिनट से ज़्यादा का सवाल नहीं है, और ये इतनी याशियाँ पहले होती थी, अब नहीं होती इतनी याशियाँ। पहले ही सवाल करते यार। है जी यार, इतने वाज़ेह अल्फाज में उसने कहा है पॉइंट नंबर 1, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर मटेरियल वाई। इसमें ना समझने वाली क्या बात है? रिक्वायरमेंट 1 हो गई सॉल्व, तो फिर और रिक्वायरमेंट 2 में भी उसने ये पूछा हुआ है कि अगर EOQ फॉलो होती हो तो ये 2 फिगर्स कैलकुलेट कर दें। इससे आसान अंग्रेजी में वो क्या पूछता? टोटल ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट बेस्ड ऑन EOQ। सेफ्टी स्टॉक भी बता दिया 30। अच्छा, इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है कि इस सैटरडे मंडे से यूट्यूब वाली कहानी खत्म, क्लासेस फिजिकली है। हाँ जी, ये सैटरडे मंडे। अच्छा, ये जो EOQ है, EOQ ये ऑर्डर क्वांटिटी है, बाकी टाइम ज़ाया किए बगैर यही बेस्ट है। ये भी एक डिसीजन ही है, ये भी एक डिसीजन है। तो इसके फार्मूले में भी ऑर्डर कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट रेलेवेंट वाली ही इस्तेमाल होगी।
जो मासूम लोग एनुअल डिमांड 600 ले रहे हैं वो अकल इस्तेमाल नहीं कर रहे। एनुअल डिमांड उस चीज की होती है जो हमने खरीदना है, मटेरियल वाई खरीदना है। सवाल की रिक्वायरमेंट 1 में क्लियरली लिखा हुआ है कि मटेरियल वाई का ईओक्यू निकालना है, तो 600 नहीं खरीदना है, 3600 खरीदना है। 600 तो यूनिट्स हमने बनाने हैं और एक यूनिट के लिए 6 किलो वाई चाहिए होता है, तो हमें साल में फिर 3600 किलो वाई चाहिए। अच्छा एक बात और सारे सुने, ये जो किलो है या लीटर है ये मेजरमेंट यूनिट है, ये एक यूनिट है, 1 किलो एक यूनिट है। जब प्रोसेस, सबसे बात कर रहा हूं, नहीं सुन रहे सारे, जब प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ रहे थे तो मैं किसी सवाल में किलो लिखवा देता था, किसी में लीटर, वरना मोस्टली यूनिट ही कहते थे। तो वहां पर हम यूनिट्स बस एक जनरल टर्म यूनिट यूज कर रहे थे। वेरिएंस वाले चैप्टर में ज्यादा टची हुए थे इस बात पे कि प्रोडक्ट का यूनिट या मटेरियल का 1 किलो, वहां ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, बस वही इतनी इंपॉर्टेंट थी। उसके अलावा ये बस जनरल वर्ड है यूनिट। जैसे ये जो 30 यूनिट्स लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट 2 में, तो ये 30 किलो ही है, क्योंकि सवाल वाई की बात हो रही है सारी। आपसे सवाल की रिक्वायरमेंट 1 में वाई का ईओक्यू कहा है, इसका आंसर निकल आया अगर लेट से 300, तो वो 300 क्या है? अब उसको आप 300 केजी कह दें, 300 यूनिट्स कह दें, एक ही बात है। नहीं ना भाई, नहीं समझ आ रही बात आपको। जब यूनिट का वर्ड यूज करते हैं ना, यूनिट वो एक जनरल टर्म है। यूनिट किसी भी चीज की मेजरमेंट का एक इकाई होती है। अगर हाइट नापनी है तो उसका यूनिट फुट ले रहे होते हैं, या चलो सेंटीमीटर ले लेंगे, इंचेस ले लेंगे, तो वो एक यूनिट है। अगर एरिया नापना है किसी मुल्क का तो स्क्वायर, मुल्क का एरिया फिट में कहां नापेंगे, किलोमीटर में या माइल्स में भी हो सकता है। इसी तरह से अगर फासला नापना है एरिया, लाहौर से पेशावर किलोमीटर, तो एक यूनिट 1 किलोमीटर। तो किसी भी चीज की मेजरमेंट करने के लिए कोई तो इकाई होगी ना, उसको यूनिट कहते हैं। ये एक जनरल वर्ड है यूनिट। मटेरियल जो कि किलोज में मेजर होता है, उन मटेरियल को मेजर करने का एक यूनिट क्या हुआ? 1 kg। तो यहां पर यूनिट से मुराद बस एक मेजरमेंट की इकाई है। जब तक वेरिएंस नहीं पड़ा था, यार नहीं सुन रहे होते ना बात, अपने पर काम में लगे, मैं बता रहा हूं, काम की बात बता रहा हूं। जब वेरिएंस का चैप्टर पढ़ रहे थे तो ये बात बहुत सेंसिटिव थी जाननी कि प्रोडक्ट की तादाद बताई जा रही है कि मटेरियल के किलो बताए जा रहे हैं, क्योंकि उसमें सवालों में मुश्किलें ही तब होती थी जब ये देखना होता था कि प्रोडक्ट का एक बनाने के लिए कितने किलो मटेरियल लगना चाहिए था। तो वहां पर प्रोडक्ट की क्वांटिटी और मटेरियल की क्वांटिटी में फर्क था।
इसलिए उस चैप्टर में प्रोडक्ट के लिए हम वर्ड यूनिट यूज कर रहे होते थे और मटेरियल के लिए केजी यूज कर लेते थे या लीटर यूज कर लेते थे, चूंकि उस चैप्टर में दोनों में फर्क करना था। ओके, लेकिन उस चैप्टर के अलावा जनरली किसी भी चीज की मेजरमेंट का कोई ना कोई यूनिट होता है, तो यहां पर इस चैप्टर में वो यूनिट का वर्ड भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इस रिक्वायरमेंट में, इस सवाल के डाटा से, ये सवाल किसके लिए पूछा जा रहा है? मटेरियल वाई के लिए। तो मटेरियल वाई बेशक केजीज में है, वो केजी उसका मेजरमेंट यूनिट है। तो रिक्वायरमेंट 2 में 30 यूनिट्स का वर्ड लिखा हुआ है, वो 30 केजी है इनफैक्ट। तो फिर वो यूनिट्स क्यों लिख रहे हैं? तो परेशान कर रहे हैं। नहीं, इस चैप्टर में कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, वो वेरिएंस में ज्यादा मसला था। अदरवाइज कभी वो केजी का वर्ड यूज कर लेगा, कभी यूनिट्स का वर्ड यूज कर लेगा। ठीक है, तो ये जो EOQ निकाला है आंसर 300 क्या, अब आप इसको 360 केजीज लिख दें या 360 यूनिट्स लिख दें, ठीक है बात। इसी तरह ये जो 30 है, ये 30 केजी है। अगर ज्यादा टची होना तो चलो 30 केजी है, वरना 30 यूनिट्स भी कहना ठीक है इसको। जी यार, वो अब सेंटेंस को भी तो देखे ना, यानी मेरी बात को बिल्कुल अकल बंद करके तो ना लेना। पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि एक प्रोडक्ट का एक यूनिट रिक्वायर्स 6 किलो। यहां चूंकि फर्क बताना था तो इतना क्लियरली केजी और यूनिट का वर्ड यूज किया है। अब एक बार ये बता दिया कि एक प्रोडक्ट के लिए 6 किलो चाहिए और साल में 600 प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो 3600 किलो चाहिए होगा। बस अब ये 36 किलो से आगे, 3600 किलो से बात आगे चल रही है, चूंकि अब बात होने ही बस मटेरियल की लगी है, या बार बार प्रोडक्ट की बात भी आएगी बीच में। बस अब सिर्फ मटेरियल की बात होने लगी है, जिसके 3600 किलो आ गए। जब वेरिएंस में दोनों की बात साथ साथ चल रही होती थी, प्रोडक्ट की भी वैल्यूज होती थी, मटेरियल की भी होती थी, इसलिए फर्क करना जरूरी था। अब यहां पर हम बस मटेरियल की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट का पहला सेंटेंस हाँ हुआ है इस्तेमाल, वो क्यों हुआ इस्तेमाल? ताकि एक बार हम मटेरियल की एनुअल डिमांड 3600 केजी निकाल सकें, बस निकल आई। अब अगली डिस्कशन किसके बारे में है? सिर्फ मटेरियल वाई। जब प्रोडक्ट की बात ही नहीं होने लगी तो फिर इतना ज्यादा परेशानी की बात नहीं है कि हम इन 3600 को केजीज बोले या यूनिट्स बोले। ठीक है, अच्छा, इसी को समझाने के लिए एक और बात मेरे जहन में आई है, अगर आपको काम की लगे तो। जब हम रुपीज, डॉलर, स्टर्लिंग, ये मुख्तलिफ मुल्कों की करेंसीज है, जब हम किसी सेंटेंस में या अपने वैसे बात बोलने में बातों के अंदर डॉलर का जिक्र भी आना है, रुपए का जिक्र भी आना है कि ये $1000 की चीज़ थी, नहीं ये 500 स्टर्लिंग की थी, ये 2000 येन की थी, ये 10,000 रुपए की थी। अब मुख्तलिफ करेंसीज का चूंकि जिक्र आ रहा है, तो अब बहुत एहतियात करनी पड़ेगी कि हम रुपए साथ बोल रहे हैं। अब बहुत एहतियात है कि रुपए है कि डॉलर है, सही सी ध्यान से देखें। अब हमें ज्यादा एहतियात करनी पड़ेगी क्योंकि मल्टीपल चीजें आ गई। लेकिन अगर बस जनरल अमाउंट की बात हो रही हो, यानी सारी फिगर्स बेशक डॉलर में है, सारी फिगर्स, तो बोलने में अगर उसको करेंसी या रुपया भी बोल रहे हैं या चलो करेंसी कह रहे हैं, तो इतना जरूरी नहीं है कि करेंसी की जगह डॉलर का वर्ड यूज हो, क्योंकि बात ही सारी डॉलर्स की हो रही है। तो जब हमने मुख्तलिफ चीजों की बात करनी होती थी वेरिएंस में, प्रोडक्ट की भी जिक्र बात होती थी कि इतने यूनिट्स प्रोडक्ट के बनाए, मटेरियल का भी जिक्र होता था, इसलिए फर्क करना, पहचानना जरूरी था। अब जब एनुअल डिमांड 3600 किलो निकल आई, तो अब यहां से ऑनवर्ड बात होने ही सिर्फ मटेरियल वाई की लगी है। तो अब ये किलो में ही बात हो रही है, उसको कभी किलो कह दें, कभी यूनिट्स कह दें, कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है, इस सवाल में कोई और मसला? होल्डिंग कॉस्ट नहीं आ रही, सेफ्टी स्टॉक 30 है, OQ/2 करेंगे, 360/2, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो पर ऑर्डर कॉस्ट निकली हुई है वो एक है 100, एक 100 है और एक जो है
वो 16,000 रुपए का 15% है जी। होल्डिंग कॉस्ट जी जी 2500 नहीं आ एक तो आपको दी हुई है 100 रुपए। अच्छा, इस पे हो सकता है किसी को ये एतराज हो कि पर ईयर तो नहीं लिखा हुआ, एनुअल का वर्ड लिखा हुआ। एक तो हो गई 100 रुपए, इसके अलावा इंटरेस्ट, ये पिछली क्लास में 2-3 सालों में किया था। 15% किस पे लगाएंगे? 16,000 का, तो 16,000 पे 15% लगाइए, 2500। तो उसमें क्या जी? अच्छा, मैंने पहले बातें पूरी कर लूं, फिर ये अगर अगर वाली बात अभी रहने दें। और इस सवाल की कैलकुलेशंस में बताएं, कुछ पूछना है तो। ये ब्रैकेट वाली बात मैंने भी छुड़वाई है, इस पे शायद कल नहीं तो अगली क्लास में इस पे बात करूंगा कि ये अगर ऐसा होता तो क्या करते, अगर ऐसा तो क्या करते। ये मेरे इख्तितामी कलमात नहीं है, क्लास चल रही है अभी। जब कैसा कहता हूँ ना कि कल बताऊंगा तो रजिस्टर बंद होने लग जाते हैं, ये मेरी भी इख्तितामी बात नहीं है, अभी क्लास चल रही है। वैसे इसका मतलब बता देता हूँ, मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो ट्रक जिसमें हम चीज़ें लाते हैं उसमें 400 यूनिट्स तक की कैपेसिटी है, अप टू 400 यूनिट्स पर ट्रिप, ये उसकी कैपेसिटी बताई हुई है। बस इसका इस्तेमाल क्या करते, वो करते वाली बात अभी कल या परसों आएगी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ट्रक की कैपेसिटी 400 यूनिट्स है, कि एक वक्त में 400 यूनिट्स तक आ सकते हैं। अब हम चाहे 300 मंगवा लें, चाहे 200 मंगवा लें, 400 तक आ सकते हैं बस। अगर 700 मंगवाने हो तो फिर 2 ट्रिप्स लगेंगे। अच्छा जी, ये तो चलें, एक सवाल पास्ट पेपर्स के आसान से शुरू किया है। अब एक और सवाल जो कि होमवर्क दे रहा हूँ आपको, उसके बारे में भी 2 नसीहतें सुन लीजिएगा। सवाल पढ़ लें फिर बताता हूँ। सवाल है जी, स्प्रिंग 2012। 2 नसीहतें सुन लीजिएगा सवाल के बारे में, फिर बस खत्म, फिर क्लास होमवर्क है वो सवाल। स्प्रिंग 12 क्वेश्चन नंबर 1। स्प्रिंग यानी मार्च 2012 क्वेश्चन नंबर 1, ये होमवर्क है। लेकिन अभी सवाल को खोलिए, 1-2 बातें समझानी है। है जी जी, स्प्रिंग 2012 क्वेश्चन नंबर 1। सरसरी से नजर मार लें जरा सवाल पे, कच्चा कच्चा से पढ़ लें बेशक, लेकिन पढ़ लें। फिर 2 नसीहतें लिखवानी है, फिर हाँ जी। अच्छा, एक तो ये कि जब मैंने होल्डिंग कॉस्ट पढ़ाई थी
नोट तो चले मैं आपको लिखवाता हूँ जो लिखवाने हैं। होल्डिंग कॉस्ट जब पढ़ाई थी एक लिस्ट, तो उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट भी एक आइटम थी जो सवालों में यूज भी कर रहे थे। इसके मैंने दो पर्सपेक्टिव बताए थे कि या तो ये लोन लेके खरीदा हुआ यूनिट होता होगा और जब तक स्टोर में पड़ा रहता होगा तो हमें लोन वापस ना करने की वजह से इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट है। इसका एक और एस्पेक्ट बताया था कि हमें लोन लेने की जरूरत नहीं, पैसे बहुत थे और वो पैसा हम कहीं इन्वेस्ट कर दिया करते थे, लेकिन अब वो पैसा चूंकि हमने मटेरियल खरीदने में फंसा बैठे होंगे तो वो जो इंटरेस्ट कमाना था वो कुर्बान कर रहे होंगे, तो वो भी एक इंटरेस्ट कॉस्ट होगी। इन दोनों में से कोई एक ही होगी। तो ये वो जो पॉइंट नंबर 5 में लिखी हुई है ये वो वाली है, OL's रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री इज 15%। इसका मतलब है कि अगर हम कहीं और इन्वेस्टमेंट करते तो 15% तो कमाते, वो छोड़ रहे हैं हम। कैलकुलेशन वही है, कैलकुलेशन यही वाली है। ये बस सिर्फ परसेप्शन बता रहा हूं कि या तो ये हम जो लोन पे इंटरेस्ट पड़ रहा होता है उसको अपनी कॉस्ट मान रहे होते हैं, या फिर लोन का मसला नहीं है, पैसा हम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे, वो कुर्बान करके मटेरियल खरीद रहे होते हैं, तो वो उस पे इंटरेस्ट है जो गंवा रहे होते हैं। इन दोनों में से कोई एक ही चीज होती है। तो ये वो दूसरी वाली चीज है जो 15% दी हुई थी। ट्रीटमेंट यही वाला करना है आपको परचेज प्राइस के ऊपर। ये है कब का था, इग्नोर करना है। स्टॉक आउट कॉस्ट करने का कहा था यार। अच्छा, इसके अलावा इस सवाल में दो बातें आपको समझाने लगा हूं, वो नोट कर लीजिएगा। पहली बात तो ये समझ लें कि पहले पिछली क्लास में डिस्काउंट वाला एक सवाल कराया था कि सप्लायर कह रहा है कि अगर कम से कम 10,000 यूनिट्स, 10 थे पता नहीं, 10,000 यूनिट्स ऑर्डर करोगे तो डिस्काउंट दूंगा। तो हमने क्या किया था, जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी वो लिखी थी और एक 10,000 लिखा था, तो 11,000 रख लेते, 12 रख लेते। नहीं, क्या 11 करेंगे तो डिस्काउंट नहीं होगा क्या? हाँ, अब ये बात आप लिख लीजिए कि जब हम डिस्काउंट ऑफर्स को कैलकुलेशंस में ला रहे होंगे ना, तो हम OQ में उतनी क्वांटिटी रखेंगे जितनी कम से कम उस ऑफर के लिए चाहिए। जब हम लोग डिस्काउंट ऑफर्स इवैल्यूएट कर रहे होंगे, जैसे पिछली क्लास वाले सवाल में किया था, तो हम एज एन OQ ऑप्शन उतनी क्वांटिटी रखेंगे जो कम से कम उस ऑफर के लिए चाहिए। जैसे इस सवाल की रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है कि कम से कम 5,000 का ऑर्डर करेगा, तो हम एक ऑप्शन बना के यहाँ क्या रखेंगे, 5, 5.5 भी रख लेते, 6 रख लेते, नहीं कम से कम। एक दफा दोबारा, जब डिस्काउंट ऑफर्स भी होंगी ना और हमें इस तरह का कंपैरिजन करना होगा, डिस्काउंट ऑफर्स होंगी और इस तरह का कंपैरिजन करना होगा, तो जो डिस्काउंट वाली ऑफर है उसका भी तो एक कॉलम बनाना है, उसके लिए भी तो कोई OQ रखना है ताकि कैलकुलेशंस हो। तो वो कितनी रखनी है, जितनी कम से कम उस ऑफर के लिए चाहिए। लिख लिए बात। अगली बात, अगर हमने डिस्काउंट ऑफर को इवैल्यूएट करना है तो पिछली क्लास में 10,000 यूनिट्स ऑर्डर करें या ना करें, कैसे किया था फैसला? डिस्काउंट वाली ऑप्शन को किसी से कंपेयर किया था ना। किससे कंपेयर किया था? जो अभी एग्जिस्टिंग थी। तो अगर डिस्काउंट ऑफर्स को इवैल्यूएट करना है और एग्जिस्टिंग नहीं पता, तो फिर EOQ से कंपेयर करके इवैल्यूएट करना। अगर डिस्काउंट ऑफर इवैल्यूएट करने का सवाल है, डिस्काउंट ऑफर इवैल्यूएट करने का सवाल है, तो फिर बता देते ना कि एग्जिस्टिंग ये होता है, बताएं डिस्काउंट लेके ना ले, तो उसको एग्जिस्टिंग से कंपेयर करते।
तो अब इस सवाल में तो नहीं बताया एग्जिस्टिंग क्या है, तो फिर उसको EOQ से कंपेयर करके फैसला करना है कि डिस्काउंट लेना है कि नहीं लेना। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? इवेल्युएट के बताएं डिस्काउंट ऑफर, डिस्काउंट लें या ना लें, तो किसी से कंपेयर करके फैसला होगा ना, तो फिर EOQ से कंपैरिजन होगा। डिस्काउंट ऑफर्स इवेल्युएट करनी हो और कंपैरिजन के लिए एग्जिस्टिंग नहीं पता, तो फिर EOQ से हमने कंपेयर करना। ये सवाल आपका होमवर्क है। और इसमें एक और जो गलती ना कर दें, हमें 1000 रुपए नहीं यूज करनी परचेज प्राइस, 900 यूज करनी है, क्योंकि 100 रुपए तो उसमें पता नहीं क्या क्या मिला जुला के दिया हुआ है। हमें तो परचेज प्राइस चाहिए होती है, तो 1000 नहीं, हमें 900 इस्तेमाल करनी है। ठीक है, चलें, ये सवाल होमवर्क है आपका, बाकी कल और प्रैक्टिस कराता हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।